अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। 3,000 से 10,000 रुपये में अपना कारोबार कैसे शुरू किया जाए, चीज़ें कहाँ से ली जाएँ, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाएँ और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाए। इसके ऊपर हमने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक प्लेस में शामिल करके चैनल पर अवेलेबल किया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इस चैनल पर हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली या पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं वो किस तरीके से बिजनेस करती हैं, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि जिसके ज़रिए पाकिस्तानियों को या इंटरनेशनली जो लोग पाकिस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से फ़ायदा हासिल होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मौजूदा कंपनीज़ के बारे में हम देखते हैं कि वो कंपनीज़ आपको कैसे पैसिव अर्निंग का मौका फराहम करती हैं, यानी उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीद कर आप किस तरीके से पैसिव अर्निंग करते हैं, यानी डिविडेंड, बोनस शेयर और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए आप कैसे उन कंपनीज़ में इन्वेस्टर बनकर अपना मुनाफा बनाते हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर KMI 30 का जिक्र किया जो कि शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स के बारे में बताती है। आज मैं आपको PSX ने जो रिकम्पोजिशन लिस्ट दी है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि हमें ये बताएं कि लास्ट रिकम्पोजिशन जो लिस्ट आई थी वो क्या है और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली तो यही कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्हें KMI 30 में शामिल किया गया है। ये KMI 30 मैं आपको अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे कि KMI 30 कम्प्लीटली शरिया बेस्ड कंपनीज़ के ऊपर मुनहसर होता है, यानी कि इसमें सारी की सारी 30 कंपनीज़ जो हैं वो टॉप 30 शरिया कंपनीज़ होती हैं। लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले PSX आपको खुद रिकमेंड करता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अलावा अपने शरई स्कॉलर एडवाइज़र से भी मशवरा कर लें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। इसमें जो कंपनीज इस बार इंक्लूड हुई, जो इसमें नई आई, उसमें गैल है, नेटसोल है, ऑक्टोपस है, ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड है और एविकॉन लिमिटेड है। जबकि जो बाहर जाने वाली कंपनीज यानी कि जो KMI 30 के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाई, उनमें एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड एंड यूनिटी फूड लिमिटेड है। ये डॉक्यूमेंट मई 23, 2025 को इशू हुआ था और इसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनी KMI 30 स्टॉक्स की वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। और ये वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त दिसंबर 31 तक की जो 2024 की रिकम्पोजिशन की बेसिस थी, ये कैसे होती हैं, इसकी स्क्रीनिंग डेट्स क्या होती हैं, बेस डेट्स क्या होती हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आप जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो उस जगह पे जाकर इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट थोड़ा ब्लर्ड है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इस डॉक्यूमेंट को आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो हमारा मौजूद है उसके ऊपर भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप यहाँ से देख सकें, या आप PSX की ओरिजिनल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं कि PSX का ये जो डॉक्यूमेंट होता है जो हर 6 महीने बाद आता है, जो इसमें KMI 30 को रिवाइज किया जाता है, यानी कि 30 नई कंपनीज या अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनीज उस रूल्स के ऊपर कंसिस्टेंट हैं और अपने आप को टॉप 30 में रखने के काबिल हैं तो उनको ही लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर वो किए जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि ऑनगोइंग कंपनीज और इनकमिंग कंपनीज का जो चेंज आया था वो कैसे देखा गया। तो ये साल में 2 दफ़ा होता है और अब जो है आपके सामने ये किन बेसिस पे होता है, तो ये कुछ रेशोज़ की बेसिस पे होता है। जब मैंने आपको ये बताया था कि ये इसमें हम रेशोज़ को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इतनी सारी रेशोज़ जो हैं उनको हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। आपके लिए जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ का ये जो PSX का डॉक्यूमेंट जब इशू होता है तो इसके अंदर इन रेशोज़ को मेंशन किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अटक सीमेंट लिमिटेड पाकिस्तान लिमिटेड जो है उसने जो डेट रेशो था उसको फुलफिल नहीं किया, उससे ज़्यादा था उसका डेट। इसी तरह उसकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो थी वो भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो नॉन शरिया कंप्लाइंट हुई और कंसीडर हुई और उसको रिमूव कर दिया गया, या मतलब कह लें कि वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई। रिमूव तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो इस लिस्ट में शामिल नहीं कंसीडर की जा सकती। ये सारी रेशोज़ क्या होती हैं और ये आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देती है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि डेट रेशो क्या होती है, यानी कि जो लोन वगैरह, तो डेट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखते हैं, डेट डिवाइडेड बाय एसेट्स के थ्रू। इसका मकसद ये है कि कंपनी ज़्यादा कर्ज ना ले, क्योंकि कर्ज ज़्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड होता है। शरिया रिक्वायरमेंट्स है कि डेट टोटल एसेट का 37% से कम होना चाहिए। ये PSX की अपनी बताई हुई रिकमेंडेशंस हैं। आपने अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है इन कंपनीज में, आपको मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको किसी इस्लामिक स्कॉलर से भी साथ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है।
अगर कंपनीज का ज़्यादा डेट होता है, यानी ये जो रेशो है अगर ये ज़्यादा होती है, तो वो उसको नॉन शरिया कंसीडर किया जाता है। शरिया यहाँ पर जो KMI 30 के अंदर इस रेशो को कंसीडर किया जाता है, जो कह लें कि स्पेस दी जाती है, वो 37% की है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट रेशो की, तो इन्वेस्टमेंट रेशो चेक करता है कि कंपनी ने अपने पैसे इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों में, जैसे कि बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, कितने लगाए हुए हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है नॉन कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये भी आपको फाइनेंशियल शीट जो कंपनीज अपनी क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ एनुअल बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे रिलीज करती हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। और इसकी जो लिमिट है वो 33% से कम होना चाहिए। ये इन्वेस्टर को कह लें कि इनडायरेक्ट रिबा से बचा लेता है। और अगर हम बात करें इनकम रेशो की, तो इनकम रेशो दिखाता है कि कंपनी की टोटल इनकम में से हराम सोर्सेज, जैसे कि कन्वेंशनल बैंकिंग से आने वाला पैसा या किसी ऐसी एसेट से आने वाला पैसा जो कंसिडर नहीं होना नहीं चाहिए, सो वो मिनिमम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एक कंपनी खुद तो कंप्लीटली शरिया कॉम्प्लाइंट है और वो किसी अल्कोहल और गैम्बलिंग में नहीं इन्वेस्ट कर रही, पर वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रखती है जो कि नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है, तो उस का जो टोटल परसेंटेज है वो 5% जो उसके टोटल रेवेन्यू है उससे कम होना चाहिए। अगर और ये 5% भी है तो वो अल्टीमेटली अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो आप उस परसेंटेज को चैरिटी करते हैं और वो कहलाता है आपका डिविडेंड प्योरीफिकेशन कहलाती है, आपका कैपिटल गेन की प्योरीफिकेशन कहलाती है। और वो क्या होता है वो भी हम पहले लास्ट 2-3 वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें लिक्विडिटी एसेट रेशोज़ की, तो ये हमें ये इंश्योर करता है कि कंपनी के पास रियल एसेट्स यानी लैंड, मशीनरी, फैक्ट्रीज हों, ना कि सिर्फ कैश और फाइनेंशियल एसेट्स। यानी ये लाजमी है कि कोई चीज़ सिर्फ पेपर फॉर्म में ना हो, हमारे पास उसका फिजिकल मौजूदगी होना ज़रूरी होती है। इसके लिए फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो लिक्विडिटी एसेट्स जो हैं और उनको आप डिवाइड कर लेते हैं टोटल एसेट से, और आपकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 25% होती है और इससे ज़्यादा नहीं, इससे बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती इसकी। ये गारंटी करता है कि शेयर्स असल बिजनेस के एसेट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यह है इस बात का कि सिर्फ पेपर बेसिस पे सिर्फ शेयर्स नहीं है, ये कंपनी सिर्फ पेपर बेसिस पे नहीं है, बल्कि ये कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस फराहम करती है जिसके एवज ये बिजनेस कर रही है, और इस वजह से इसके शेयर्स खरीदना जायज़ है और ये शरिया कॉम्प्लाइंट है। अच्छा, अगर हम बात करें नेट लिक्विड एसेट रेशो की, तो ये हमें इसका जो मकसद है वो ये है कि हमें ये पता चल जाए कि शेयर प्राइस असल एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कैश की बेसिस पे। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है कैश प्लस रिसीवेबल्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगेन ये भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। शेयर प्राइस हमेशा NLA पर शेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। रीज़न क्या है? अगर ऐसा ना हो तो शेयर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की ट्रेडिंग बन जाती है जो शरिया में अलाउड नहीं रहती है। NLA मतलब नेट लिक्विड एसेट, ये भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है। अब अगर जो हमने ऑब्वियसली उसका फार्मूला भी ऊपर देख लिया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि नेट रेशो क्या होती है। नेट रेशो असल में एक कंबाइंड स्नैपशॉट है जिसमें सारी स्क्रीनिंग रेशोज यानी डेट, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एसेट, लिक्विडिटी, इन सब को एक फाइनल कॉम्प्लायंस डिसाइड का डिसीजन आपके सामने आ जाता है। अगर कंपनी सब थ्रेशोल्ड्स पास करती है तो वो कॉम्प्लाइंट हो जाती है, अगर नहीं करती तो उसको नॉन कॉम्प्लाइंट यानी कि नॉन शरिया कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आपको इनकी शेयर प्राइसेस देखी जाती हैं जो 31 दिसंबर 2024 तक मेंशन हुई हैं, यानी लास्ट ईयर दिसंबर तक जो प्राइसेस थी उनकी बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है जो मई में इशू हुआ। और हर साल एक फ़िक्स डेट ली जाती है स्क्रीनिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 31 दिसंबर थी। इस दिन को शेयर प्राइस जो होती है वो देखी जाती है, नेट लिक्विड एसेट रेशो टेस्ट किया जाता है और वैल्यूएशन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए ये रेफरेंस पॉइंट हर कंपनी के लिए सेम रहता है। अगर हम बात करें कि इसके बाद ये आपको फाइनल शरिया स्टेटस दिखा देता है अपनी ये जो स्टेटमेंट इसने अभी हमने पीछे देखी थी उनके अंदर कि सब रेशोज़ और बिजनेस स्क्रीनिंग के बाद कंपनी का फाइनल स्टेटस डिसाइड हो जाता है कि वो शरिया कॉम्प्लाइंट है या वो नॉन कॉम्प्लाइंट है। अगर किसी भी कंडीशन में फेल होती है तो बिजनेस हराम है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं कि आज हमने क्या चीज़ें देखी हैं, तो समरी ये बनती है कि जो KMI 30 हो गई या जो आपके पास कह सकते हैं कि शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स हैं, उनको देखते वक्त आपने इन रेशोज़ की ये पर्टिकुलर यानी डेट रेशो का 37% देखना है, इन्वेस्टमेंट रेशो 33% के रेंज में देखनी है, इनकम रेशो 5% के रेशो में देखनी है,
और आपका जो एसेट रेशियोज आ जाती हैं वो 25% से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो आपके हम कह सकते हैं जिन एसेट्स को आप फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ। और नेट लिक्विड एसेट रेशियो जो है वो आपकी हमने, और नेट रेशियो, शेयर प्राइस और फाइनल शरिया स्टेटस हमने आज इसकी स्क्रीनिंग करी। अब आप जब ये रेशियोज समझ चुके हैं तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट को जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो इसकी वायलेशन कर रही हैं। अगर वो कंप्लाइंट हैं भी तो वो क्यों KMI 30 में मौजूद नहीं है। तो फिर आप इस तरह से मैं आपके लिए मुख्तलिफ जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसकी स्लाइड्स में मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में कल सुबह तक शेयर भी कर दूंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।